हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो सुबह के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे यूएस द्वारा बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, जिसे F-47 कहा जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म का जो प्रोटोटाइप है ये 5 साल से फ्लाई कर रहा है। मोस्ट लाइकली 2030 तक इसकी सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन रखी गई है। तो यूएस ने यहाँ फिर से प्रूव किया है कि वो अभी भी दुनिया में सबसे आगे हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को लेकर। चाइना का जो 6th जनरेशन फाइटर प्रोटोटाइप है ये फ्लाई होता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन यूएस 5 साल से सीक्रेटली अपने प्रोटोटाइप को फ्लाई कर रहा था। बाकी एनगैड का जो एग्जिस्टेंस है इसके बारे में सबको जानकारी थी। इवन लॉकहीड और नॉर्थरॉप ग्रमन भी अपने अपने प्रोटोटाइप्स पे काम कर रहे थे, इसके बारे में भी जानकारी थी। बाकी हमने सुबह डिस्कस किया कि कैसे अमेरिका ही टेक्नोलॉजी पोजेस करता है नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को बनाने की, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन इंजन है जिन पर ये प्लेटफॉर्म बेस्ड होंगे वो अमेरिका द्वारा ही डेवलप किए जा रहे हैं और अच्छी खासी प्रोग्रेस वो वहां पर कर रहे हैं। इवन चाइना भी इंजन के मामले में लैग करता है, तो चाइना के पोटेंशियल पर भी क्वेश्चन उठता है कि क्या वो एक्चुअल में 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो 5th जनरेशन फाइटर इंजन्स को भी अभी तक मास्टर नहीं कर पाए हैं। खैर, इन सारे डिस्कशन में इंडिया से जब कंपैरिजन होता है तो हम बहुत पीछे नजर आते हैं। हम जो इंडिजिनस 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है उसको सर्विस में अगर सब कुछ सही रहा तो 2035 तक इंडक्ट कर पाएंगे। वहीं पर यूएस द्वारा 2030 से अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को इंडक्ट किया जाएगा और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म F-22 रैप्टर को रिटायर कर दिया जाएगा। तो चाइना से हम करीबन 2 दशक पीछे हैं और यूएस से 3। तो यहाँ पर गैप ब्रिज करने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। डेफिनेटली अभी के सिनेरियो में यूएस हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है, पर चाइना है और चाइना यूएस से कम्पीट कर रहा है, तो वो यूएस से गैप को ब्रिज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि हम कैचअप करें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में। अदरवाइज फ्यूचर में हमारे पास इकोनॉमी होगी, पैसा होगा, पर कैपेबिलिटी नहीं होगी अपने आप को डिफेंड करने की चाइना जैसे एनिमी के अगेंस्ट में। तो हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, हमारा फ्यूचर में जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से हमारी तैयारी नहीं चल रही है और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जो इनोवेशन है हमारी कंट्री में वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का एक्सपेक्टेड है। तो 10 साल बाद गैप को ब्रिज करने के लिए हमें आज गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया जाता है तो ये गैप बड़ा होता चला जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फ्यूचर जो है ये एआई ड्रिवन है और फिलहाल अमेरिका इसमें लीड कर रहा है, पर चाइना की प्रोग्रेस भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। डीप सी की कैपेबिलिटी से काफी लोग शॉक हुए हैं। पर अगर इस रिगार्ड में हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ से मैक्सिमम आईटी एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं और यूएस में एआई मॉडल्स को बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं है। हमारे यहाँ जो एआई मॉडल्स बन भी रहे हैं ये एग्जिस्टिंग मॉडल्स पर ही बेस्ड हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ कोई रिस्क जल्दी लेना नहीं चाहता है। हमारे पास स्मार्ट माइंड्स हैं पर उन पर पैसा लगाने वाले लोग नहीं हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहते हैं जो कि एक ऑलरेडी प्रूवन आइडिया पर बेस्ड है। और इसीलिए हमारी जो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज हैं जो कि अभी बूम करी हैं वो वही हैं जो कि ऑलरेडी वेस्टर्न आइडियाज़ पर बेस्ड हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। वहीं पर यूएस में जो इन्वेस्टर है वो काफ़ी बोल्ड है। वो इंडियंस के आइडिया पर भी बेट करना चाहते हैं, पर उनकी कंडीशन रहती है कि वो अपने आइडिया को यूएस में जाकर ही प्रूव करें। बेसिकली वो हमारे शार्प माइंड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से लोग जा भी इसे ले रहे हैं क्योंकि उनके पूरे पोटेंशियल को वहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। वहीं पर हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स सेफ बेट करने की कोशिश करता है और ये चीज़ खाली इन्वेस्टर्स के साथ नहीं है बल्कि गवर्नमेंट के साथ भी है। आप R&D इंफ्रास्ट्रक्चर में इसलिए पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कंसर्न है। और ये चीज़ हमने कावेरी के प्रोग्राम में डिस्कस भी करी थी कि कैसे रिक्वायरमेंट से काफ़ी नीचे यहाँ पर फंडिंग करी गई थी। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि जो क्रिटिकल टेक है उसमें पैसा हमें पानी की तरह फेंकना पड़ेगा और वहाँ पर हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कितना पैसा लगा है तो इतना हमें प्रॉफिट होगा। ये सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। तो R&D की जो लर्निंग है ये कभी खराब नहीं जाती है, कहीं ना कहीं किसी प्रोजेक्ट में ये यूटिलाइज हो जाती है। तो ये एटीट्यूड हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो R&D बजट यहाँ पर बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है और जो क्रिटिकल टेक है उनके डेवलपमेंट में स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट है। एआई मॉडल्स की बात करें तो हमें अपने हिसाब से उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा ताकि पूरे पोटेंशियल को हम एक्सप्लॉइट कर सकें। तो ये तो पहली चीज़ है जिस पर हमें काम करना है। दूसरा, जेट इंजन पर जो हमारे द्वारा काम किया जा रहा है उसको स्पीड अप करना ज़रूरी है। तो हम पार्टनर देख रहे हैं 5th जनरेशन जेट इंजन्स को बनाने के लिए। तो इसके थ्रू ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में आएगा, टेक्नोलॉजीज आएगी जिनके साथ हम नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स को बना पाएंगे। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप करना जरूरी है। तो हम कई 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, पर पहले 5th जनरेशन जेट इंजन्स को डेवलप करना जरूरी है। तो उसके पैरेलल में हमें 6th जनरेशन जेट इंजन्स को भी बनाना होगा। तो इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, गवर्नमेंट को ये लगाना भी चाहिए और
टाइम को यहाँ पर कट शॉर्ट करते हुए ये चीज करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर भी काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम से चाइना से और अमेरिका से कम्पीट कर लेंगे, पर हमें शुरू करना पड़ेगा और ये AMCA के प्रोग्राम के पैरेलल में होना चाहिए। अगर AMCA के बाद ये चीज हम प्लान करते हैं तो वहाँ 1 से 2 दशक और वेस्ट होंगे। तो अगर हमने पास्ट में इतनी बोल्डनेस दिखाई होती कि हम तेजस के प्रोग्राम के पैरेलल में 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते, तो शायद आज AMCA का प्रोटोटाइप फ्लाई कर रहा होता और सर्विस इंडक्शन के काफी क्लोज होता। तो वो गलती अगर हम नहीं दोहराना चाहते तो हमें 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम पर काम करना चालू कर देना चाहिए। बाकी एक और ऑप्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वो है कि हम यूरोपियन नेशंस को ज्वाइन करें उनके 6th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जिसमें FCAS और टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम है। तो टेम्पेस्ट अब ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम हो गया है जापान के पार्टिसिपेशन के बाद, लेकिन अभी भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन का रूम रखा गया है। तो ये पहले ही ऑनगोइंग प्रोग्राम है और अगर हम यहाँ पर नेगोशिएट करके प्रॉपर वर्क शेयर को ले पाते हैं और क्रिटिकल टेक इस प्रोग्राम से हमें मिल सकते हैं तो डेफिनेटली हमें ये कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू सेंस में नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है और क्योंकि इन पर काम पहले से ही चल रहा है। यूरोपियन नेशंस काफी हद तक डायरेक्टली इस प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनके द्वारा 4th से सीधे 6th जनरेशन पर जंप किया जाएगा। तो इस पर ऑनबोर्ड होने से थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग आपको मिल जाएगी, पर यहाँ पर वर्क शेयर भी फेयर मिलना चाहिए। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन पैरेलल में हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बेस है वो भी बनता रहे। आज हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में इसलिए दुनिया से कम्पीट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। तो जब बात मिसाइल्स की आती है तो हम US और चाइना से ज्यादा पीछे नहीं है, पर फाइटर प्लेटफॉर्म के मामले में चीजें पलट जाती हैं, क्योंकि ये मिसाइल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव फील्ड है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट समय भी लेता है। तो हम यहाँ पर कुछ भी करें, हमें ऑप्शंस पर अभी से काम करना चालू करना पड़ेगा। अगर हम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम को ज्वाइन भी करते हैं तो वहां भी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो वर्जन हो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो और उसमें मैक्सिमम डोमेस्टिक कंपोनेंट्स लगे हों। इवन अगर हम AMCA को ही मॉडिफाई करते हैं तो उसमें भी हम कई नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप F-35 के प्रोजेक्ट को उठाकर देखेंगे तो वहां भी ऐसे अपग्रेड प्लान किए गए हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को ट्रूली नेक्स्ट जेन बनाता है, क्योंकि 6th जनरेशन के जो ज्यादातर फीचर्स हैं वो 5th जनरेशन में इजीली आ सकते हैं। चाहे हम AI की बात कर लें, चाहे हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की बात कर लें, चाहे हम मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम की बात कर लें, ये स्पेसिफिकली 6th जनरेशन के लिए नहीं है। स्पेसिफिक फीचर की बात करेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन्स हैं, जिसके अराउंड इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है, जो कि बेहतर फ्यूल इकोनॉमी देंगे, ज्यादा रेंज देंगे और ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर देंगे डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को ऑपरेट करने के लिए। तो बाकी जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी है उस पर काम करना अलग और जेट इंजन पर काम करना अलग। हमारा फोकस जेट इंजन होना चाहिए और जेट इंजन डेवलपमेंट ही शोकेस करेगा कि फ्यूचर के लिए हम कितना सीरियस हैं, क्योंकि पास्ट में वो सीरियसनेस नहीं दिखी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।